नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, और उसमें आपको पढ़ना होता है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन पेपर है बीए के फोर्थ सेमेस्टर का। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पढ़ना होता है सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके बारे में, भारतीय और भारत के जो कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी ग्रहण करनी है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अधिकतर विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आज मैं 100 एमसीक्यूज के बारे में बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको कहीं पर भटकना नहीं है, सब कुछ यहीं से आएगा। तो मैं 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3 ऐसे कई पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा। फिर उससे बाहर आपका क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आएगा। तो ये 2, 3, 4 पेपर अगर आप देख लेते तो आपका उससे बाहर कुछ भी नहीं फंसने वाला, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा? जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, एमजे पेरू बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो ही गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार, राजस्थान, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपका सोशल इश्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है तो आपको 100 क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। तो मैं पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ऐसे ही और भी पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का अगर आपको पेपर सॉल्व ऐसे वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा शुक्ला स्टडी पॉइंट भी आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको बीए से संबंधित बहुत सारी क्लासेस मिलती रहती है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बताएं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। 1976 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन करके 1976 में इसका नाम बदल करके, मतलब इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। अस्पृश्यता अधिनियम को ही बदल करके किया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये बात ध्यान रखेंगे। 1976 बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका। अच्छा, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 14 मतलब अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में करता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष का है? अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण इनमें से कौन सा है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन, आदर्शों और मूल्यों के मध्य अंतर और वैज्ञानिक प्रगति, ये तीनों जो होते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष के ही एक प्रकार से कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होती है? पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों में अंतर देखने को मिलता है वैज्ञानिक प्रगति की वजह से, ठीक है। चूंकि आप देखते हैं बूढ़े और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में वैचारिक द्वंद्व जो होता है वही आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है। अंतः पीढ़ी संघर्ष मतलब एक ही पीढ़ी के दो व्यक्तियों के बीच में जब, या दो समुदायों के बीच में, या दो समूहों के बीच में जब द्वंद्व होता है, ठीक है। जैसे इस समय जो है समूह कौन कौन से, सवर्ण समाज और आपका जो दलित समाज है, दोनों आमने सामने हैं। इससे पहले हिंदू मुसलमान आमने सामने होते थे। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से अंतः पीढ़ी संघर्ष, एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों में संघर्ष या भाई भाई के बीच में संघर्ष हो जाए तो आपका वो अंतः पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। जबकि अंतर पीढ़ी संघर्ष तब कहा जाएगा बेटा जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है, यानी कि जैसे आपके दादाजी हो गए और आपके बीच, या आपके पिताजी और आपके बीच के संघर्ष जो होते हैं वो, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, तलाक 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 यानी 3 तलाक संबंधित है। तो ये मुसलमानों से संबंधित है। मुसलमानों में 3 तलाक की व्यवस्था थी जो अब जो है खत्म हो चुकी है, इसको लेकर कानून बन चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी एक प्रथा थी जिसे अब भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, जीवन के साधनों में कमी संघर्ष का कारण है। जीवन के साधनों में कमी किस संघर्ष का कारण है? मतलब संघर्ष का कारण है, ये किसने कहा? जीवन के साधनों में कमी ही संघर्ष का कारण है, किसने कहा था? इसको कहा था प्रोफेसर माल्थस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जब संसाधन कम होते हैं और जनसंख्या बढ़ती है तो संघर्ष पैदा होता है। इन्होंने कहा माल्थस ने कि जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पत्ति के साधन हैं
वो एक प्रकार से जो जीवन जीने के साधन उनका जो विकास होता है वो सिंगल हैंडली होता है, यानी कि वो समानांतर श्रेणी में होता है। यानी कि जैसे कि आज 1 साधन बना, कल 2 बनेगा, परसों 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से 6 बनेगा, फिर 7 बनेगा, 8 बनेगा, इस तरीके से। लेकिन जो मनुष्य बढ़ रहा है, जैसे आज 1 मनुष्य है तो कल 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा और फिर 64 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है? यानी कि जो जनसंख्या है ये गुणोत्तर श्रेणी में 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 ठीक है 32 दूना 64 इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में चल रही है। और इसके बीच में एक-एक अंतर यानी कि सब 1 2 3 4 5 एक सीरियल क्रम में बढ़ रहा है। तो ये हो गई आपकी समानांतर श्रेणी और ये हो गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है? तो जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और जो साधन होते हैं वो एक प्रकार से कैसे बढ़ते हैं? साधन जो होते हैं वो समान अंतर श्रेणी में बढ़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जीवन के साधनों में कमी संघर्ष का कारण इनमें से कौन-सा है? मतलब संघर्ष का कारण ही माल्थस ने कहा था। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कौन एक भारत में सामाजिक असमानता का जैविकीय आधार है? बताएं। भारत में कौन एक सामाजिक असमानता का जैविकीय आधार है? तो लिंग जो होता है वो जैविकीय अधिकार होता है। जैविक अधिकार मतलब कि जीवन से अधिकार। महिला और पुरुष जो होते हैं जन्म से ही आप देखते हैं जैविक अधिकार है ये। लिंग जो होता है एक जैविक यानी बायोलॉजिकल आधार है। जबकि जाति और वर्ग जो होते हैं सामाजिक ये निर्मितियाँ होती हैं यानी सामाजिक तरीके से होता है। जाति, वर्ग, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार राजनीति है, जाति और वर्ग सामाजिक होते हैं। तो ये सब असमानता लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच में असमानता ये जैविकीय आधार के आधार पर होता है, ठीक है? छठा नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, किसने कहा कि निर्धनता एक अवधारणा है जो सापेक्ष रूप से वचन की घटना की ओर संदर्भित है? 6 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि निर्धनता एक अवधारणा है जो सापेक्ष रूप से वंचन की घटना की ओर संदर्भित है? तो इसको किसने कहा था? बाटोमोर का एक कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बाटोमोर ने कहा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निर्धनता के दुष्परिणाम हैं। निर्धनता का दुष्परिणाम क्या है बेटा? निर्धनता देखें, भिक्षावृत्ति होगी, निर्धनता बढ़ेगी तो लोग भिक्षा मांगेंगे, भीख मांगेंगे, अपराध करेंगे, ठीक है? एक दूसरे से किसी के गले से नेकलेस छीन लेंगे, किसी के कान से टप छीन लेंगे, किसी के नाक से नथुनी छीन लेंगे, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। किसी का फ़ोन छीन लेंगे, तो ऐसे अपराध की संख्या बढ़ेगी। किसी का कोई खेत कब्जा कर लेगा तो ये सब अपराध बढ़ेंगे। स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, जब चूँकि पैसा नहीं तो ऐसे दवाई वगैरह नहीं करवा पाएँगे तो बीमार भी हो जाएँगे। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दुष्परिणाम होते हैं निर्धनता के। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में जाति और वर्ग पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कास्ट एंड क्लास नाम की जो पुस्तक लिखी गई है वो डॉक्टर जी.एस. घुरिये के द्वारा लिखी गई है। भारतीय समाजशास्त्री हैं, बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है, ठीक है? भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं आप। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9 नंबर प्रश्न है, जाति का कौन सा प्रकार नहीं? प्रकार माने होता है कार्य, फंक्शन जिसको आप कहते हैं। व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कास्ट, यानी इनमें से कौन सा कार्य किसका नहीं है? तो ये किसका कार्य नहीं बेटा? ये किसका कार्य इनमें से जाति का कार्य क्या नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से जाति का कार्य क्या नहीं है? देखिए, मानसिक सुरक्षा जाति का कार्य है, सामाजिक सुरक्षा भी जाति का ही कार्य है, ठीक है? सामाजिक नियंत्रण भी जाति का ही कार्य होता है, ठीक है? जबकि भाग्य बाध्यता जो होता है, भाग्य बाध्यता की अगर बात की जाए, यह एक प्रकार से सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना होता है, यानी कि एक सकारात्मक कार्य है, ये फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जाति का कोई काम नहीं होता भाग्य बाध्यता। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में अल्पसंख्यकों को विभाजित किया गया है। भारत में अल्पसंख्यक जो हैं वो धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं, धर्म के आधार पर, जैसे कि धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी ये सब हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों में जैसे जो जिनकी भाषा बहुत कम होती है वो, ठीक है? जनजातीय अल्पसंख्यक में जो जिन जनजातियों की संख्या बहुत कम है वो, ये सब जो है अल्पसंख्यक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनजाति के लक्षण है। जनजाति का लक्षण, जनजाति की सामान्य भाषा होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है प्रत्येक जनजाति की, मतलब अपनी उनकी अलग भाषा होती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपनी जाति की जो समुदाय जनजाति का समुदाय है वो अपने ही गांव या अपने ही समुदाय में ही एक प्रकार से आत्मनिर्भर होते हैं। और अंतः विवाह करते हैं, यानी अपनी ही इंडोगेमी होता है, यानी कि वो अपनी ही जाति में अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, यानी जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन एक धर्म का तत्व नहीं? इनमें से बताएं 12 नंबर, कौन एक धर्म का तत्व नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तार्किकता जो है ये एक धर्म का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखते हैं आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास ये धर्म का तत्व है।
धार्मिक कर्मकांड भी धार्मिक धर्म का एक तत्व है, धार्मिक निषेध भी एक धर्म का ही तत्व है, ठीक है। जबकि तार्किकता जो है ये विज्ञान का तर्क होता है, मतलब विज्ञान का है एक प्रकार से ये तत्व, जबकि इसका नहीं है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न यह कथन किसका है कि क्षेत्रवाद जो होता है वो राष्ट्रीयता के अधीन है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है, कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। 13 नंबर बताइएगा, क्षेत्रवाद जो होता है वो किसके अधीन है बेटा? क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है, यह कथन किसका है? ये है राधा कमल मुखर्जी का, यानी आर के मुखर्जी कहीं पर है, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के मुखर्जी। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है द अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? 14 नंबर, द अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तक को लिखा है द अनटचेबल्स, ठीक है, छुआछूत पर आधारित पुस्तक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भारत में अस्पृश्यता की परंपरा अवधारणा का संबंध किस दशा से है? बताएं 15 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। भारत में अस्पृश्यता की परंपरा अवधारणा का संबंध किस दशा से है? तो पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा से है। धर्म का अस्पृश्यता की अवधारणा का संबंध, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएंगे फटाफट से आप पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा, ठीक है। पारंपरिक हिंदू समाज में छुआछूत का मुख्य आधार शुद्धता और अशुद्धता, चूंकि ये शुद्ध लोग हैं वो अशुद्धों को छूने नहीं देते हैं, क्योंकि भाई कोई भी भगवान या पूजा पाठ चीजें होती हैं उसमें आपको शुद्धता जरूरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उसको समझने से पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी आपको अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का, तो आपको कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, 9984 039 139 इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर देना है, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज देना है। आपको बता दूं कि इस पर जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे आपका सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है, इन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का दोनों टाइप का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपये में। अगर आप 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करते हो तो 50 रुपये की छूट आपके लिए लग गई है, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। तो 4th एंड 5th सेमेस्टर का फीस मात्र और मात्र कितने रुपए, 200 नहीं, केवल और केवल 150 रुपये नहीं, 50 रुपये कम किया गया है। 150 रुपये फीस आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर के, मतलब कि 4th एंड 5th सेमेस्टर के लिए 150 रुपये लगेगा, और इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। को करिकुलर का जो भी आपका को करिकुलर में सब्जेक्ट होगा उन सभी का मिलेगा मात्र जो है 100 रुपये फीस में ही, 4th सेमेस्टर का सभी का। और अगर 150 पेमेंट करते तो आपका 1 साल तक की पूरी फीस जमा हो जाएगी। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट, को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर, ये तीनों आप ही का चैनल है, यानी कि तीनों एक ही चैनल है, तो घबराना नहीं है। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, प्रथम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काका कालेलकर जो थे, ये भारत सरकार ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया। दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया था वर्ष 1961 में। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम 20 मई 1961 को पारित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ष 1961 20 मई की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली पुस्तक लिखी है डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने, भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय संदर्भ में विवाह और परिवार को के बदलते हुए स्वरूपों पर बढ़िया चर्चा करी है अपनी पुस्तक में। तो ये के.एम. कपाड़िया की पुस्तक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, दहेज के मुख्य कारण हैं। दहेज का मुख्य कारण क्या होता है? झूठी प्रतिष्ठा के लिए लोग, जैसे दहेज अगर मिलता है खूब ज़्यादा तो लोग कहते हैं अरे भैया फलाना बहुत दहेज, इस तरीके से, इसीलिए लोग दहेज लेते हैं। मैं शादी तय किया हूँ, मैं बिल्कुल भी दहेज वगैरह नहीं, एक एक पैसा भी हमने नहीं मांगा, ठीक है। दहेज के वही बेचारा अपनी बेटी ही दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, तुम दहेज मांग लो, ये है वो है, बस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लोग सोचते हैं अरे उन्हें उतना मिला, उन्हें उतना मिला। अरे तुम यार, अगर तुम्हारे अंदर भुजाओं में दम होगा तो तुम कमा लेना। दहेज के मुख्य कारण क्या? झूठी प्रतिष्ठा के लिए लोग दहेज लेते हैं, सामाजिक प्रथा चली आ रही है उसके लिए लोग दहेज लेते हैं, जाति व्यवस्था की वजह से, तो ये सब एक दहेज के प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा।
20 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? 20 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून जो पारित हुआ है वो वर्ष 2005 में पारित हुआ है। ठीक है, महिलाओं को जो घर में हिंसा होती थी, महिलाओं को डांटा जाता था, दहेज के लिए कुछ बोला जाता था, तो ये एक प्रकार से पारित हुआ 2005 में और लागू हुआ है 2006 से। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से, कौन एक महिलाओं के प्रति अपराध है? इनमें से महिलाओं के प्रति अपराध कौन सा है? धार्मिक विश्वास महिलाओं के प्रति अपराध है? नहीं है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा है? नहीं है। काले धन में वृद्धि, ये भी महिलाओं के प्रति अपराध नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध दहेज के लिए, डोरी डेथ जिसको कहते हैं, दहेज प्रथा, दहेज को लेकर के हत्याएं करी जाती हैं महिलाओं की। ये एक प्रकार से दहेज के कारण से महिलाओं को प्रताड़ित करना या उनकी हत्या करना, या सीधे तौर पर ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध है और गंभीर अपराध है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन से, कौन एक तलाक का कारण नहीं? तलाक तलाक क्यों होता है? देखिए, धर्म पारदर्शिता से तलाक नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कौन सा कारण नहीं है पूछा गया, तो समानता की धारणा। समानता की धारणा, एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? कौन एक तलाक का कारण नहीं है? देखिए, समानता की धारणा, भूमिका संघर्ष और व्यक्तिवादिता, इन तीनों की वजह से धार्मिक होना या धर्म का पालन करना आमतौर पर परिवार को जोड़ने का काम करता है, ना कि तलाक का। तो धर्म पारायण अगर करेंगे आप, रिलीजन को मानेंगे, तो ये आपको तोड़ने नहीं देगा, अलग नहीं होने देता। बाकी समानता की धारणा जो होती है, इसको लेकर के तलाक होते हैं। भूमिका को लेकर के, रोल को लेकर के जो संघर्ष होता है उसकी वजह से, और व्यक्तिवादिता भी कहीं न कहीं पे तलाक के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये तीनों ज़िम्मेदार हैं, जबकि धर्मपरायणता इसका कारण नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन पर लागू नहीं होता? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो होता है, अनुसूचित जनजातियों पर, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होता है। अनुसूचित जनजातियों पर नहीं लागू होता है। किस पर नहीं लागू होता बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों पर, ए ऑप्शन। ठीक है, डी नहीं होगा। अनुसूचित जातियों पर लागू होता, सिख पर, जैन पर, अनुसूचित जातियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर यानी एसटी पर नहीं लागू होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है विस्थापन के कौन कौन से कारण होते हैं? विस्थापन माने एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? प्राकृतिक कारण से भी जाता है, बिल्कुल जाता है। आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भी जाता है। नगरीकरण और औद्योगिकरण से, यानी उद्योग कहीं पर स्थापित हो तो वहाँ पर लोग जाकर के बसते हैं, क्योंकि उद्योगों में उनको काम करना होता है, इसीलिए तो वहाँ से प्रवासन होता है। ठीक है, प्राकृतिक कारण से, जैसे मान लीजिए जहाँ पर रह रहे वहाँ पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहाँ को छोड़ करके लोग अलग स्थानों पर जाकर के रहते हैं। आर्थिक यानी रुपया कमाने के लिए जाते हैं। राजनीतिक यानी कहीं पर पॉलिटिकल चीज़ें हुई, इसकी वजह से जाना पड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इन सभी वजह से लोग जो है अपने घर को छोड़ करके अलग जाकर के बसने का काम करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का संबंध किससे है? 25 नंबर बताएं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का संबंध जो है वो किससे है? तो जैन धर्म की शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म की शिक्षा से है। ठीक है, टेंट्स ऑफ जैनिज्म। क्लियर? इसको जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है, जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग होते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। 26 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है। भारत में क्षेत्रीय विविधता के प्रभाव कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय विविधता मतलब भारत में आप देखेंगे इस भाषा को लेकर के भी विविधता रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व और आर्थिक और राजनीतिक समस्या, ये सारी जो है प्रभाव रहे हैं। क्षेत्रीय विविधता को लेकर के लगातार भाषा की समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व में बाधा भी उत्पन्न होती कभी कभी। आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं भी इससे उत्पन्न होती हैं विविधता की वजह से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में कब मनाया गया? बताएंगे। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वृद्ध दिवस के रूप में कब मनाया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 27 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर 27 नंबर, भारत में राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया है सन 2000। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने वृद्धों के प्रति सम्मान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, क्लियर? तो विकास का क्या अर्थ है? गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट। जबकि विकास जो होता है उसका अर्थ होता है जीवन के, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन जो होता है वो सब इसमें शामिल हो जाता है विकास में। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन से देश विकासशील देश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर किसमें के गुणात्मक परिवर्तन होगा? 28 का। 29 है, कौन से देश विकासशील देशों की श्रेणी के अंतर्गत है? विकासशील यानी जिनका विकास अभी हो रहा है, तो भारत और ब्राजील जो है ये विकासशील देशों में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि स्विट्जरलैंड, अमेरिका,
ये सब विकसित देशों की कैटेगरी में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ चेंजेस इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। इकोनॉमिक्स ऑफ चेंजेस इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, इस पुस्तक को लिखा है डेविड कोलमैन और फ्रेडरिक निक्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी देन है, किस विद्वान की देन है? 31 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर का बिल्कुल, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक। इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक यानी एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा दी। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसमें सहयोग किया था इनका, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री थे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? हु वाज प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम? 32 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजी फ्रैंक, सी ऑप्शन एजी फ्रैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यही सही। बाकी इमैनुअल वालस्टीन इसके प्रमुख रहे हैं। ठीक है, ये बात आप, बाकी आप देखते हैं अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एजी फ्रैंक का सबसे अधिक योगदान रहा है इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव विकास के उपागम हैं। 33 नंबर, मानव विकास के उपागम फटाफट से आप बताएंगे। मानव विकास के उपागम की अगर बात की है तो आपका क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और कल्याणकारी उपागम, ये सारे उपागम ह्यूमन डेवलपमेंट के ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन से, सामिर अमीन एक विश्लेषक थे। सामिर अमीन जो हैं ये जो है अर्थशास्त्री, मार्क्सवादी और मिस क्रॉस, ये सभी मतलब विश्लेषक हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देगा उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वैश्वीकरण के प्रकार कौन से हैं? वैश्वीकरण का प्रकार इनमें से कौन सा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के प्रकार कौन से हैं? आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण और राजनीतिक वैश्वीकरण, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रोस्टो वाल्ट हिलमैन रोस्टो के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं क्या हैं? 36 नंबर बताएं, रोस्टो के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं क्या हैं? तो परंपरागत समाज की अवस्था, स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा और परिपक्वता की अवस्था, ये तीनों जो हैं रोल्ट के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कृषि संकट के महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं? 37 नंबर, कृषि संकट के महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं? तो आपका अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और कीटों का लगना, ये तीनों जो होते हैं कृषि संकट के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, इंडियन एग्रीकल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? 38 नंबर, इंडियन एग्रीकल्चर पुस्तक किसने लिखी है? अग्रवाल एएन ने लिखी है। ठीक है, एएन अग्रवाल या अग्रवाल एएन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएन अग्रवाल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था और उसकी चुनौतियों पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है, मानव संसाधन विकास की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? मानव विकास संसाधन की प्रक्रियाएं जो हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं? आवश्यकता निर्धारण की प्रक्रिया बिल्कुल है। ठीक है, रूपरेखा बनाना और कार्यान्वयन यानी कि मूल्यांकन करना, ये सब जो होती हैं मानव विकास की ही प्रक्रियाएं हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ किस दशक में हुआ? 40 नंबर, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ जो है किस दशक में हुआ है? तो ये 1990 से 2000 के दशक में हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, 1990 से 2000 के दशक में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर का पेपर होगा तो आप भेज दीजिएगा, पिछला पुराना जितना पेपर अगर आपके पास है तो आप मेरे पास भेजेंगे, मैं उसको सॉल्व करवा करके डाल दूंगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास की अवस्था अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत करी? 41 नंबर, मानव संसाधन विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो लियोनार्ड नेडलर ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है, लियोनार्ड नेडलर महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास शब्द का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, लियोनार्ड नेडलर को, ये बात आप ध्यान, जिन्होंने 1969 में इसे पेश किया था इस शब्द को। ठीक है, किस शब्द को? मानव संसाधन विकास शब्द को। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, किसने कहा है कि पारिस्थितिकी को किसने कहा? बताएंगे। 42 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है। बताएंगे। प्रश्न है, किसने कहा कि पारिस्थितिकी को मानव वातावरण की समग्रता का विज्ञान बताया है? किसने? तो ईपी ओडम ने बताया। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईपी ओडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन विकास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? 43 नंबर। तो इसमें से सामरिक प्रतिभा, सोर्सिंग और अधिग्रहण, शिक्षा उन्मुखी, कर्मचारी लाभ, प्रदर्शन, माप और प्रबंधन, ये सारे जो होते हैं प्रकार हैं मानव संसाधन विकास के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन कब प्रारंभ हुआ था? 44 नंबर बताएं। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1866 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 1866 इसका राइट आंसर है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका चुका 45 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 45 नंबर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बेटा वो कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील का शहर है ये। पर्यावरण और विकास पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस इनमें से नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये तीनों गैस से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये सारी गैस जो है गर्म होती ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। ठीक है। जबकि नाइट्रोजन जो होता है वातावरण में 78% है, ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। 47 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कौन से कारण है? जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? प्रकृति की वजह से भी होता है कभी कभी, और मानवीय कारणों से, दोनों की वजह से होता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में वर्तमान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में वर्तमान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम जो पारित हुआ है 2013 में पारित हुआ है। यह कानून किसानों को उनकी भूमि के बदले उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए 2013 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, डी ऑप्शन लगा दीजिए करेक्ट आंसर 2013। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को 3 मुख्य चरों से संबंधित किया है। बताइए 49 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर का बताएंगे। स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को 3 मुख्य चरणों में संबंधित किया है, वो है विभेदीकरण, एकीकरण और सामाजिक बाधाएं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लर्नर ने किसकी बात अपने सिद्धांत में की है? 50 नंबर, लर्नर महोदय ने किसकी बात अपने सिद्धांत में की है? तो किसकी बात करी है? तो जो है जनसंचार के साधनों की और मनोविज्ञान, इन दोनों की बात जो है लर्नर ने अपनी पुस्तक अपने सिद्धांत में की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ब्रोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन थे? 51 नंबर, ब्रोस्टल स्कूल के जन्मदाता जो थे वो थे कौन? एल्बिन रेगिल्स ब्राइस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्बिन रेगिल्स ब्राइस जो थे ये एक प्रकार से ब्रोस्टल स्कूल के जन्मदाता थे। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किशोर अपराधियों के सुधार के लिए 1902 में इंग्लैंड में इस तरह के स्कूल की शुरुआत करी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध कौन सा है? 52 नंबर, भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध इनमें से है आपका ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है नैतिक और कानूनी रूप से इसे बच्चों के खिलाफ सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। क्लियर। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन किसानों को क्या कहते हैं? तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उनको हम लोग सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्जिनल फार्मर्स। 54 नंबर क्वेश्चन से, अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर किया जा सकता है। अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर किया जा सकता है संयुक्त परिवार की उपादेयता, मूल्यों के प्रति आख्या, ठीक है, और इसके अलावा विचारों का सम्मान, इन सभी की चीज़ों से हम अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? 55 नंबर बताएं। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किसका है? यह कथन है पी डी शर्मा का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पी डी शर्मा इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, दलितों की कौन सी समस्याएं हैं इनमें से, बताएं। 56 नंबर, दलितों की समस्याएं इनमें से कौन सी हैं। अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी संबंधी समस्याएं बिल्कुल हैं। अत्याचार और उत्पीड़न की समस्याएं भी हैं। आर्थिक और शैक्षिक समस्याएं, ये सब समस्याएं दलितों की समस्याएं रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आजकल के जैसे जो लोग जो है धारणा देते हैं, नारा देते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, ऐसे दलित नहीं होते हैं। इस तरीके से इनको उग्र रूप नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे जो है आज के जो है 100 साल पहले, 50 साल पहले कोई किसी के साथ कुछ मान लेते गलत हो गया, तो उसका बदला आज अगर के लोगों से लिया जाएगा तो फिर इसमें वैमनस्यता फैलेगी। जो सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना हुआ है वो सब बिगड़ जाएगा। आपस में लोग लड़ेंगे, जनसंहार होगा, भीषण नरसंहार होगा, लोग आमने सामने हो जाएंगे। राजनीति के लोग वो अपना मजा ले जाएंगे, लेकिन जनता इसमें भारी नुकसान में चली जाएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, अपने आप को ऊंचा करिए। कोई किसी को एक प्रकार से अपना नीचा दिखा सकता है, पुलिस कानून है, तुरंत एक बार आप बोलेंगे तुरंत अंदर हो जाता है मामला। ठीक है। 57 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 57 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था। 58 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था जनवरी 1992 में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जनवरी 1992 में किया गया था। आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका, लेकिन ऑप्शन में 27 दिया नहीं है, इसका क्या लगाएंगे, डी लगाइए। 1927 लगा दी, चूंकि 1923 इसके करीब है, तो डी लगा दीजिएगा। 1923 जो है सबसे करीब है विकल्पों में, इसीलिए इसको लगा सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न आपसे क्या करे बाबू, 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सा समाजशास्त्री भारतीय है। देखिए, आगबर्न, गिलिन और मैकाइबर, ये तीनों नहीं है भारतीय। ए आर देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। अक्षय रमन लाल देसाई नाम है पूरा इनका, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा से नारियों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 61 नंबर, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 2005 में जो है ये पारित हुआ था, 2006 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा अधिनियम। 62 नंबर क्वेश्चन है, द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन्स पुस्तक किसने लिखी। 62 नंबर, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम एन श्रीनिवास ने लिखी है, बी ऑप्शन। ठीक है, 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास ने दी है, प्रभु जात की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिवारिक हिंसा के कारण क्या है। पारिवारिक हिंसा क्यों होती है, पुरुष प्रधानता की वजह से, बिल्कुल। सामाजिक कुप्रथाएं और महिलाओं के प्रति विद्वेष, ये सब जो होते हैं पारिवारिक हिंसा के कारण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। किसने कहा था इस बात को। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए डब्ल्यू ग्रीन ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन ने इस कथन को कहा था। 65 नंबर क्वेश्चन से, भारत में वृद्धों की प्रमुख आवश्यकता क्या है। देखिए, वित्तीय सुरक्षा उनको जरूरी है, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावात्मक सुरक्षा, ये तीनों जो होती है भारत में वृद्धों की प्रमुख आवश्यकता होती है। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संघर्ष की विशेषताओं का संबंध है। 66 नंबर, संघर्ष की विशेषताओं का संबंध किससे है, तो चेतना प्रक्रिया से भी है, व्यक्तिक प्रक्रिया से भी है और सार्वभौमिक प्रक्रिया से भी है। करेक्ट आंसर लगा देंगे, उपरोक्त सभी से है। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है आपका 67 नंबर, सतत विकास की अवधारणा सामने आई। 67 नंबर, सतत विकास की अवधारणा सामने आई कब, बताने का प्रयास करेंगे। सतत विकास की जो अवधारणा सामने आई है कब आई है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सतत विकास की जो अवधारणा सामने आई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन 1980 में आई है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन से, सोशल इन इक्वलिटी पुस्तक किसने लिखी है। सोशल इन इक्वलिटी पुस्तक किसने लिखी है। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का, बहुत बढ़िया। आंद्रे बेत्ताई या बेत्ताई आंद्रे ने लिखा है इस पुस्तक को, सोशल इन इक्वलिटी नाम की पुस्तक को। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस अनुसंधान में हिंदुओं के
सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल देने की व्याख्या की गई? 69 नंबर बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका। अनुच्छेद 25 में जो है क्या किया गया? अनुच्छेद 25 जो है वो क्या करता है? अनुच्छेद 25 हिंदुओं में के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल देने की व्याख्या की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 19 जो होता है ये आपका बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, सभा सोसाइटी करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अनुच्छेद 25 जो है वो आप कहीं पर मंदिर में कोई भी जाति का लोग किसी भी मंदिर में जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। किसने कहा कि वह व्यवहार जो सामान्य तौर पर स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है वह विचलन कहलाता है? यह कथन किसका है? विचलन व्यवहार कहलाता है। 70 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। वह व्यवहार जो सामान्य तौर पर स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है वह विचलन व्यवहार कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हावर्ड एस बेकर का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावर्स एस बेकर जो थे, हावर्ड एस बेकर, ये जो है लेबलिंग थियरी और विचलन पर काफ़ी काम किए थे। विचलन माने होता है जब कोई व्यक्ति सामाजिक नियम कायदों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को विचलित व्यक्ति कहा जाता है और वो समाज के नियमों के खिलाफ काम करता है। ऐसे भी करने वाले व्यक्ति वाले काम को हम लोग विचलन का व्यवहार वाले व्यक्ति कहते हैं। सामाजिक विघटन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 71 नंबर। सामाजिक विघटन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक की पुस्तक लिखी किसने? इलियट एंड मैरिल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। किसने निम्न वर्ग अपराधी और सफेद पोष अपराधी की अवधारणा दी है? निम्न वर्ग अपराधी और सफेद पोष अपराधी की अवधारणा किसने दी है? 72 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HP सैडलैंड यानी सॉरी EH सैडलैंड, सदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड ने व्हाइट कलर क्राइम की अवधारणा देकर के बताया कि उच्च पदों पर जो बैठे लोग हैं वो किस तरीके से अपराध करते हैं, लेकिन उनका अपराध साबित नहीं हो पाता है। वो अपराध करते नहीं बल्कि करवाते हैं। सफेद पोषी अपराधी उन्हीं को कहते हैं, श्वेत व्यसन अपराध या सफेद पोष अपराध, व्हाइट कलर क्राइम बोलते हैं अंग्रेजी में। कौन सा विचलन? जैसे बड़े बड़े जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ऐसे अपराध किया करते हैं, लोगों से करवा देते हैं। कौन? चूंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता तो इसलिए वो बचे घूमते हैं। कौन सा विचलन की व्याख्या के उपागम का है? इनमें से बताएं। कौन सा विचलन की व्याख्या का के उपागम का है इनमें से? जैविकी उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और समाजशास्त्री उपागम, ये सब विचलन की व्याख्या के उपागम है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? सामाजिक समस्याओं से सामाजिक विचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब समाज के लोग तय नियम यानी जो पहले से डिसाइड नियम वगैरह उनको तोड़ देता है, सामाजिक मूल्यों को नहीं मानता, तो उसी को सामाजिक विचलन कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन से किसका मानना है कि वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है? वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है, यह कथन किसका है? टाफ्ट DR का कथन है, टाफ्ट DR। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपराध का कारण इनमें से देखिए, मनोवैज्ञानिक कारणों से लोग अपराध करते हैं, सामाजिक कारणों से भी और आर्थिक कारणों से भी, इन सभी कारणों से करते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त, सभी करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन से किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं। ठीक है, सीजेर लोम्ब्रोसो को अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि अपराधियों को शारीरिक लक्षणों से पहचाना जा सकता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। बाल अपराध का कारण इनमें से? पारिवारिक वजह से लोग अपराधी बन जाते हैं, बालक लोग, बच्चे लोग। व्यक्तिगत कारणों से भी बन जाते हैं, सामुदायिक कारणों से, इन सभी की वजह से बन जाते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या करें बेटा? 79 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 79 नंबर, 79 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 79, ठीक है। 79 श्वेत व्यसन अपराध, व्हाइट कलर क्राइम के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? देखें, श्वेत व्यसन अपराध के प्रमुख स्वरूप जालसाजी, रिश्वत, चोर बाजारी और मुनाफाखोरी, ये सब जो होते हैं ये सब पोष अपराध यानी कि श्वेत व्यसन अपराध की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में बढ़ते हुए अपराधों का एक प्रमुख कारण है इनमें से? देखिए, भारत में अपराधों का बढ़ने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण इनमें से रहा है वह है बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से बाल न्याय अधिनियम कब पारित किया गया था? 81 नंबर, बाल नियम अधिनियम कब पारित? बाल नियम अधिनियम, ठीक है, जोनेसाइल जस्टिस एक्ट कब पारित किया गया? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्र 82 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, प्रशासकीय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र, इन तीनों सभी में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन से, भ्रष्टाचार के कारण है इनमें से? ये काला धन, कानूनी कानूनी दोष और दूषित राजनीति। 83 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी ये सब जो होते हैं भ्रष्टाचार के कारण ही होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 84 नंबर बताएं। 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ 2005 में पारित हुआ था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 84 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 85 नंबर। प्रश्न है, कौन सा एक साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है इनमें से? साइबर अपराध का उद्देश्य क्या नहीं है? 85 नंबर बताएं, कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, सैनिक जासूसी करना साइबर अपराध का उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर की चोरी करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक, कानूनी उपकरणों की चोरी करना ये नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक जुआ घरों का संचालन करना, ये भी एक प्रकार से साइबर अपराध के उद्देश्य में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना ये साइबर अपराध में नहीं आता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, यानी आप टीवी चुरा ले जाएं, कंप्यूटर उठा ले जाएं, कंप्यूटर का माउस उठा ले जाएं, कीबोर्ड चुरा लें, तो ये सब साइबर अपराध थोड़ी होगा, ये नॉर्मल अपराध होगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ बेटा? आईटी जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला 2000 ईस्वी, बिल्कुल वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर अपराधों को रोकने और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसे साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है? बताएं। 87 नंबर, किसे साइबर अपराध का प्रणेता मानते हैं? लान मर्फी को मानते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लान मर्फी को क्या मानते हैं बेटा? लान मर्फी को मानते हैं क्या? इयान मर्फी पूरा नाम इनका। ठीक है, कैप्टन जेब के नाम से भी इनको जानते हैं। 1981 में साइबर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया पहला व्यक्ति यही था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अठासी नंबर, किन राज्यों में पूर्ण मद्य निषेध कानून है? बताएं, किन राज्यों में पूर्ण मद्य निषेध यानी शराबबंदी कानून लागू है? तो गुजरात, बिहार में लागू है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात और बिहार में शराबबंदी का नियम लागू है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन आपका, नशीले द्रव्य एवं मनोवैकारिक पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 89 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन 1985 में पारित किया गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य में गिरावट आती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, नैतिक मूल्यों में कमी होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी दुष्परिणाम है अगर आप गुटखा, बीड़ी, शराब या मदिरा का सेवन करते हैं, तो दारू वगैरह पीते हैं तो। 91 नंबर, किसने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है? 91 नंबर, तो किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में, सोशल फैक्ट के रूप में बताया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आत्महत्या का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खीम ने दिया था। ली सुसाइड या दी सुसाइड नाम की पुस्तक भी इमाइल दुर्खीम ने लिखा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दी सुसाइड नाम का पुस्तक किसने लिखा है? इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, जापान की हाराकीरी किस प्रकार की आत्महत्या है? बताएं। 93 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताएं। जापान की हाराकीरी किस प्रकार की आत्महत्या है? तो परार्थवादी आत्महत्या है ये। समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम के अनुसार जब व्यक्ति समाज या सम्मान के लिए अपनी जान देता है तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। जापान में हार का सामना करने पर सम्मान बचाने के लिए हाराकीरी की जाती थी। हाराकीरी यानी कि हारने के बाद में लोग आत्महत्या कर लेते थे, इसको बोलते थे परार्थवादी आत्महत्या। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया? 94 नंबर, आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा जिसको आप बोलते हैं 2000 ईस्वी में लागू, 2002 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2002 में लागू हुआ है ये पोटा। ठीक है, और 2004 में फिर इसको रद्द भी कर दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं यस्सी दुबे यानी श्यामा चरण दुबे जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस्सी दुबे। भारतीय समाजशास्त्र के एक स्तंभ माने जाते हैं और उन्हीं की पुस्तक है ये, इंडियन सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी है यस्सी दुबे साहब ने। 96 नंबर प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, कथन किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट
इज अ क्लोज्ड क्लास। ये कथन किसका है? मजूमदार एंड मदान का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी एन मजूमदार और टी एन मदान ने स्पष्ट किया कि जाति की सदस्यता जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 96 नंबर आपका हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण इनमें से कौन सा है? देखिए, अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण होता है पश्चिमी मूल्य, गतिशीलता में वृद्धि, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। इन सभी की वजह से लोग एक दूसरे अपनी पीढ़ी से और ऊंची की पीढ़ी से संघर्ष करते, बीच में मतभेद होता है तमाम बच्चों की। उस समय आजकल फ़ोन को लेकर के जो बूढ़े व्यक्ति हैं डांटते रहते अपने बच्चों को, नाती पोताओं को, ठीक है, लेकिन वो लोग एक प्रकार से गुस्सा होते हैं जब दादा उनके डांटते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि संघर्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर के विरोध करने या उन्हें दबाने या उत्पीड़ित करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न होता है? कथन किसका? 98 नंबर बताएं। संघर्ष किसी की इच्छाओं का विरोध करने या दबाने का प्रयत्न होता है। इस कथन को कहा था ग्रीन साहब ने, A.W. ग्रीन पूरा नाम है इनका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, वृद्धजनों की समस्या क्या है? वृद्धजनों की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आर्थिक असुरक्षा, रुपया पैसा कमा नहीं सकते वो, ठीक है। अकेलेपन की समस्या, ये सब समस्याएं वृद्धजनों की समस्याएं होती हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 100 नंबर, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बताइए, ये पारित कब हुआ है? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, मुस्लिमों के लिए तलाक अधिनियम जो पारित हुआ है 1939 में पारित हुआ था। 1939 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आपने 100 एमसीक्यूज को देख लिया और उसका यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका आंसर की भी मैंने बना दिया है। ये आंसर की भी आपका लगे हुआ, इनमें सारे आंसर लिखे हुए हैं पूरा विस्तार से, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को शुक्ला डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA करिकुलर को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना तो प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे SMS करेंगे आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज देना, किस सेमेस्टर में भी लिख करके भेज देना है। आपके पास एक QR कोड भेजेंगे, उसी QR कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। पूरा 4th सेमेस्टर का आपका जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा विद को करिकुलर, यानी को करिकुलर का आपको भी मिल जाएगा, को करिकुलर का मिल जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको जो है कोर्स में ज्वाइन होना है, 4th एंड 5th सेमेस्टर भी पढ़ना है, तो 1 साल की फीस जो है केवल कितनी, 1 साल की फीस 150 रुपये है। वैसे 200 रुपये लगती थी पहले, लेकिन अब केवल 1 साल की फीस केवल 150 रुपये रखी, जिसमें आपको 4th सेमेस्टर भी आ जाएगा पूरा सभी सब्जेक्ट का, और 5th सेमेस्टर का भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 150 रुपये में पूरा 1 साल का, केवल 100 रुपये में आपका पूरा 4th सेमेस्टर का मिलेगा, ठीक है। तुरंत इसमें ये फीस जमा करें। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। 9984 039 139 पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करना है और वहीं पर आपको जो है बताया जाएगा, इस केंद्र भेजेंगे, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद।